हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था फाइनल अकाउंट का बेसिक्स, जो शॉर्ट में हमने कवर किया था। पूरा डिटेल में मैंने पहले ही बताया था कि एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उसमें पूरा डिटेल में हमने बेसिक्स पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। उसके पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टमेंट देते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट जाता है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, ये याद रखना हमेशा। तो क्वेश्चन जब हम लोग सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग जहां भी होगा सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है। जब हम लोग एडजस्टमेंट पे आएंगे, हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देना है। ये तीनों में से किसी ना किसी दो जगह पे हम लोग वो अमाउंट लिखेंगे, मतलब उस अमाउंट को हम लोग को दो बार लिखना है। अब यही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आएंगी और उसके दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट तो वैसे फाइनल अकाउंट में 20-22 एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में दिया है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ही हम लोग कुछ कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में या फिर आज की वीडियो में हम सभी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट वाली कवर नहीं करेंगे। उसमें से कुछ सिलेक्टेड 5 एडजस्टमेंट आज हम लोग करेंगे और उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। पहले एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग सबसे पहले तो पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जो स्टॉक इस साल यूज हुआ नहीं, जो बचा हुआ है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो 31 मार्च को जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका हम क्या करेंगे, दो जगह पे लिखना है। पहले फर्स्ट इफेक्ट देंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का अकाउंट हमने देखा था, फैक्ट्री के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक था। तो ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक था? जो पिछले साल बचा हुआ है। तो इस साल भी कुछ स्टॉक बचे था, तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। तो पहला रीजन क्या है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाने का? क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री में कुछ गुड्स बचा हुआ रहेगा, हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट में लिखता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पे। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में। रीजन क्या है कि जो बच गया स्टॉक वो इस साल यूज नहीं होगा, अगले साल यूज होगा, तो इस साल के लिए वो हम एसेट मानेंगे। इसलिए दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ बाकी है। क्या बाकी है? एक्सपेंसेस बाकी है। क्या बाकी है? एक्सपेंसेस बाकी है पे करने का। तो करंट ईयर के जितने भी एक्सपेंस है 12 महीने के, उसमें से हो सकता है कि हमने 10 महीने के एक्सपेंसेस पे कर दिए हो, 11 महीने के पे कर दिए हो, कुछ एक्सपेंसेस अभी भी पे करने के बाकी है। तो है तो इसी साल से रिलेटेड, तो इसी साल का एक्सपेंस है, तो उस साल का एक्सपेंस बढ़ा देंगे। हम लोग करेंगे ऐड टू एक्सपेंस। जो एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है उसी में हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंस पे करने का बाकी है, तो हमारे लिए तो लायबिलिटी हुआ, आगे चल के पे करना ही। इस साल पे नहीं हुआ, लेकिन वही एक्सपेंस हम लोग को आगे चल के अगले साल पे तो करना ही। और जब कोई भी अमाउंट पे करना बाकी है तो वो हो जाता है हमारे लिए लायबिलिटी। तो हम लोग लिखेंगे उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर? ये दोनों एडजस्टमेंट, दोनों इफेक्ट इसके। फिर से एक बार बता दो, एक्सपेंस में ऐड क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पे करने का बाकी, पे करने का बाकी, लेकिन है तो इसी साल का एक्सपेंस, इसीलिए एक्सपेंस में ऐड किया। क्योंकि हमारा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट नहीं, फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग और पीरियड अकाउंट है, इसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनकम और एक्सपेंस, साल भर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो इनकम और एक्सपेंस भी साल भर के होने चाहिए। तो जो साल भर के एक्सपेंस हम लोग को दिखाना है, तो जरूरी नहीं कि सभी एक्सपेंस हम पे कर देंगे, तो कुछ एक्सपेंस पे करने के बाकी भी रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि रेंट ले लो, रेंट 12 महीने का रेंट इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन हो सकता है कि हम रेंट अगले महीने के 10 तारीख को पे करने वाले, तो एक महीने का रेंट तो आउटस्टैंडिंग ही दिखेगा ना, लेकिन है तो वो इसी साल का, इसलिए उस एक महीने के रेंट को ऐड कर देंगे हम लोग। 11 महीने का पे कर दिया था, एक महीने का बाकी है, तो जो बाकी वाला है ये एडजस्टमेंट उस पर है। तो दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस क्योंकि बाकी था तो ऐड कर दिया जो बाकी था, और दूसरा वो लायबिलिटी हमारे लिए क्योंकि वो पे करने का बाकी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना आउटस्टैंडिंग इनकम। मीनिंग क्या हो गया? देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब
एक्सपेंस बाकी था पे करने का। तो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, इनकम रिसीव होने का बाकी है। हमने अब तक 11 महीने तक हो सकता है कि कुछ जैसे जैसे इनकम अर्न हुआ रिसीव करते हैं, मतलब फरवरी तक का इनकम हम लोग को रिसीव हो गया कि समझो कि जो फरवरी का इनकम था एक मार्च में मिल रहा है, रेंट के जैसे कि हर महीने का इनकम हमको अगले महीने मिल रहा है, ऐसा सिस्टम था अपना रिसीव होने का। तो हुआ क्या रहेगा, फिर फरवरी तक का इनकम मार्च में मिल गया रहेगा, लेकिन मार्च का इनकम अप्रैल में मिलेगा जो अगले साल में जा रहा है। अब अगले साल में जा रहा है लेकिन बुक्स तो मार्च को खत्म हो गई, तो मार्च तक तो नहीं मिला ना, तो अब तक रिकॉर्ड कितना हुआ, सिर्फ फरवरी तक का जितना भी इनकम था वो। तो जो मार्च का इनकम है वो हम लोग फिर भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अर्न कर लिया है हमने, इसी साल में अर्न कर लिया है। तो क्या करेंगे, ऐड टू इनकम। अब एग्जांपल लेंगे वही कमीशन वाला, समझो कि कमीशन हम लोग हर महीने का सिस्टम क्या है कि जिस महीने में कमीशन का इनकम अर्न कर लिया वो मिलता कभी अपने को नेक्स्ट मंथ में, 7 तारीख 5 तारीख कोई भी एग्जांपल लेगा। तो फरवरी तक का तो अब तक मिल गया था, मार्च का कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मिलने का बाकी है ना, तो अप्रैल में मिलने वाला है तो इनकम में ऐड कर दिया। 11 महीने का रिसीव हो गया था, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, कैसा दिखाना है, 11 महीने का अब तक रिसीव हो गया था प्लस 12 महीने का अभी भी मिलने का बाकी है, तो टोटल इनकम अपना करेक्ट दिखेगा यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट, अब एक इफेक्ट हो गया ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। क्यों बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि मुझे इनकम अर्न हो गया, बस मिलने का बाकी है ना, तो इसलिए मुझे जो अमाउंट रिसीवेबल है वो मेरे लिए एसेट होती है। इनकम जनरेट हो गया है, बस मिलने का बाकी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, और इनकम रिसीवेबल है मतलब मेरे लिए एसेट हो गया। तो ये हो गया इसका 2 इफेक्ट, पहला ऐड टू इनकम, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट। नंबर 4, प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब क्या, नाम से बताया, प्री मतलब पहले ही, पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है क्या, एक्सपेंस। एक्सपेंस को पहले ही पे कर दिया मतलब हो सकता है कि जितना भी एक्सपेंस साल भर का होता है हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। एग्जाम्पल रेंट का ले लो कि रेंट हमने 12 महीने का भरना था लेकिन हमारे पास कुछ रेवेन्यू ज्यादा था तो ज्यादा भर दिया हमने, समझो कि 15 महीने का रेंट एक इसी साल में भर दिया। तो हुआ क्या, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्या करते, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते ना। प्रॉफिट कैसे निकालते, इनकम माइनस एक्सपेंस। साल भर का प्रॉफिट मतलब 12 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम भी 12 महीने का होना चाहिए, एक्सपेंस भी 12 महीने का। तो यहाँ पे ज्यादा पेमेंट हो गया 12 महीने से। एग्जाम्पल था अपना कि 15 महीने का रेंट हमने समझो भर दिया, तो 15 महीने का रेंट भर तो दिया है लेकिन वो क्या पूरे इसी साल से रिलेटेड था, नहीं, इस साल का उसमें से कितना था, सिर्फ 12 महीने। तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो इस साल लिखना सही रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या कर देंगे, 3 महीने के रेंट को हम लोग लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। अब रेंट का तो एग्जांपल था, कोई भी एक्सपेंस होने दो, एक्स्ट्रा भर दिया है ना तो उतना एक्स्ट्रा वाला प्रीपेड एक्सपेंस हुआ उसको लेस कर दो। दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड में मतलब एडवांस में हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, तो जो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरे लिए क्या लगता है, फायदा है, अच्छा है, मतलब मेरे अगले साल का टेंशन उतना खत्म हो गया ना, तो इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, मेरे लिए वो एसेट है। तो बैलेंस शीट की एसेट पे लिख देगा, एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया तो मेरे अगले साल का टेंशन खत्म, तो उतना एडवांस या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे लिए एसेट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मीनिंग एडवांस में इनकम रिसीव हो गया, कुछ अमाउंट मुझे, कोई भी इनकम समझो कि कमीशन का इनकम मुझे एडवांस में मिल गया, या फिर रेंट का भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि एडवांस में मुझे मिल गया, अब मिल गया लेकिन वो 12 महीने से ज्यादा का मिला। एडवांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 12 से ज्यादा महीने का हम लोग को एडवांस पहले ही मिल गया। अब ज्यादा मिल गया तो ज्यादा चाहिए कि अपने को, ज्यादा नहीं, ना एक्सपेंस ज्यादा चाहिए ना इनकम ज्यादा चाहिए। जैसे हमने क्या किया था, 15 महीने के रेंट को 12 महीने का कैसा किए, 3 महीने का लेस किए, वैसे ही इनकम भी जो एडवांस में मिला है वो हम क्या करेंगे, इस साल से रिलेटेड है उतना ही रखना है। तो क्या कर देंगे, जितना एक्स्ट्रा एडवांस इनकम है उतना हम लोग लेस कर देंगे, तो लेस फ्रॉम इनकम। 12 महीने का इनकम बना दिया, इसी साल से रिलेटेड है उतना ही रहेगा बचा हुआ। सेकेंड इफेक्ट, मेरे लिए जो एडवांस में या फिर एक्स्ट्रा इनकम मुझे इस साल मिली है वो अगले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड नहीं है।
तो अगले साल का जो भी इनकम मुझे मिला है वो होता है मेरे लिए लायबिलिटी। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हो सकता है अगले साल वो कस्टमर जिसने एडवांस में दिया है वो अगले साल हमारे से बिजनेस नहीं करे, हमारे साथ बिजनेस ना करे। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम ही बिजनेस कंटिन्यू ना करें। दोनों भी पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, कस्टमर या फिर जिसने भी हम लोग को एडवांस में जो इनकम दे के रखा है वो आके खड़ा हो जाएगा कि मेरा अमाउंट दे दो मुझे, तो हम लोग को तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब तक अगला साल आ नहीं जाता, जब तक अगला साल शुरू हो नहीं जाता, तब तक वो हम इनकम नहीं मान सकते। है तो वो अगले साल का ही, तो तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि वो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसने हम लोग को दिया है, अगला साल जब तक आ नहीं जाता, बिजनेस हमारा शुरू हो नहीं जाता, तब तक वो मेरे लिए लायबिलिटी ही रहेगी, क्योंकि अगले साल तब तक मुझे वो अमाउंट पे करने का कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए उतने पोर्शन को हम लायबिलिटी में लिखते हैं। अब इतना होने के बाद आपको अच्छे से पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, वीडियो पीछे लेके जाओ, फिर से उसको सुनो, जितनी बार हो सकता है पहली बार नहीं समझ में आए, फिर से जाओ पीछे, वापस से एडजस्टमेंट पढ़ लो, दूसरी बार तीसरी बार समझ में आ जाएगा। ये सब होने के बाद आप लोग क्या करना है, ये सभी एडजस्टमेंट्स और इसके 2 इफेक्ट नोट डाउन करना है नोटबुक में। अगर वो नहीं करना है तो वीडियो को पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास रहे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है वो देख लेना। ट्रायल बैलेंस जो होता है ना क्वेश्चन में, हम लोग को पता है कि इसमें क्या क्या होता है कि सभी आइटम्स, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी के सभी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में मिक्स करके अपने को दिया है। हमको क्या करना है, बस इसको अलग अलग बेसिस पे, जैसे हमने पढ़े इसमें फैक्ट्री के, इसमें ऑफिस के, इसमें एसेट लायबिलिटीज के आइटम्स लिखना है। तो इसमें से किस में जाएगा वो डिसाइड कैसे करना है वो देख लिया हम। अब देखते हैं हम लोग की कौन सी साइड लिखना है। तो हम लोग ये तो पता है कि इसमें 2 साइड होती है, डेबिट की और क्रेडिट की। देखो ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दिया रहेगा जो इसका डेबिट और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में कुछ आइटम्स लिखे रहेंगे। याद रखना इधर जो भी लिखा रहेगा ना वो क्या रहेगा, या तो वो एक्सपेंसेस रहेंगे या तो वो एसेट्स रहेंगे। एक्सपेंसेस बोलो या फिर लॉसेस बोलो, या तो एक्सपेंस लॉस रहेगा या तो फिर एसेट्स रहेगा। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में क्या रहेगा, तो कोई इनकम या तो फिर कोई प्रॉफिट और लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस में हम लोग इतनी सारी चीजें हैं। अब इसको पोस्ट कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। एक्सपेंस लॉस कहाँ पे करना है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, ये यहाँ पे फैक्ट्री के एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस, या तो फिर पीएनएल मतलब ये ऑफिस के एक्सपेंस, मतलब ये आइटम जाएगा कहाँ पे, डेबिट का। या तो यहां से देखो ये डेबिट उठाओ, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, लेकिन जाएगा तो डेबिट में ही। अगर ये एक्सपेंस है तो अभी बताया, अगर एक्सपेंस लॉस नहीं है, अगर ये एसेट है तो अपने को पता है एसेट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट में। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट आइटम है या तो वो ट्रेडिंग के या पीएनएल के डेबिट में ही जाएगा, डेबिट का डेबिट में ही जाएगा, ट्रेडिंग हो या फिर पीएनएल हो, या तो फिर वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट आइटम में क्या रहेगा, इनकम प्रॉफिट या लायबिलिटी, ये जाएगा, ये भी जाएगा क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही, फिर वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हो सकता है या फिर पीएनएल के क्रेडिट में हो सकता है, लेकिन जाएगा क्रेडिट में ही। अगर वो इनकम या प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो जाएगा कहाँ पे, लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। फिर से एक बार बताता हूँ, क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस उसका क्रेडिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड में ही, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में या तो फिर पीएनएल के क्रेडिट में। अगर दोनों में से किसमें नहीं है तो फिर लायबिलिटी में ही जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आपको बताना था, ये एक ट्रिक था। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो ये वाला ट्रिक याद रखना। तो डेबिट वाला डेबिट में ही जाएगा किसी भी अकाउंट में, या तो एसेट में, क्रेडिट वाला जाएगा क्रेडिट में या तो फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इतना याद रखना अच्छे से। ये एडजस्टमेंट जितने भी आज हमने पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगले कुछ वीडियो में
और कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग कवर करेंगे। इतना कर लो, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,